जनवरी 2025 की एक सुबह बेंगलुरु के डंजो हेड ऑफिस के बाहर खड़े एम्प्लॉयज हैरान रह गए। ऑफिस बंद, ऐप डाउन और स्क्रीन पर सिर्फ एरर मैसेज। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और फिर खबर आई, डंजो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी व्हाट्सएप डिलीवरी सर्विस कैसे देश भर में नाम कमा सकती है? और फिर वही कंपनी अरबों का घाटा खाकर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। आज हम बात करेंगे डंजो की कहानी, उसके उत्थान और पतन की। साल 2014 कबीर विश्वास बैकपैक और सपनों के साथ बेंगलुरु आए। पहला स्टार्टअप फेल हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शहर की रफ्तार देखकर उन्हें समझ आया, लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन टाउन नहीं। और वहीं से जन्म हुआ डंजो का। शुरुआत हुई व्हाट्सएप ग्रुप से। भैया चार्जर ला दो, दवा ले आओ, कपड़े छोड़ आना। कबीर खुद दिन रात डिलीवरी करते थे। धीरे धीरे टीम बनी, को फाउंडर्स जुड़े और डंजो का सपना बड़ा होता गया। डंजो का नेटवर्क पूरे भारत में फैलने लगा। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, हर जगह डंजो कर ले स्लोगन गूंज रहा था। 2017 में गूगल ने पहली बार किसी भारतीय स्टार्टअप में डायरेक्ट निवेश किया। 2019 आते आते फंडिंग की लाइन लग गई। फिर आया कोविड लॉकडाउन, जब लोगों को घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। डंजो की ग्रोथ उस वक्त आसमान छू रही थी, लेकिन असली सच ये था कि FY21 में डंजो का रेवेन्यू सिर्फ 45 करोड़ था, जबकि स्विगी और जोमैटो हजारों करोड़ कमा रहे थे। कंपटीशन में बने रहने के लिए डंजो ने 10 मिनट डिलीवरी का दाम खेला। इसके लिए बनाए डार्क स्टोर्स, ऐसे वेयरहाउस जहां 2000 से ज्यादा आइटम हमेशा स्टॉक में रहते। शुरुआत में ये चाल कामयाब दिखी, लेकिन जल्द ही मैदान में उतरे स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और बिग बास्केट, जिनके पास ढेरों फंडिंग थी। रिलायंस के $240 मिलियन राउंड के बाद डंजो ने इन स्टोर्स को 200 प्लस तक बढ़ाने की प्लानिंग दिखाई। रिलायंस ने 2022 में डंजो में लगभग $200 मिलियन, करीब 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय डंजो की वैल्यूएशन करीब $600 मिलियन यानी 6000 करोड़ रुपए थी। रिलायंस रिटेल के पास इसमें लगभग 25 से 30% की हिस्सेदारी आई और जियो मार्ट के लिए डंजो पार्टनर भी बना। क्विक कॉमर्स में कस्टमर्स को टिकाने के लिए भारी मार्केटिंग और गहरे डिस्काउंट्स देने होते हैं। IPL जैसे बड़े प्रचार अभियान में डंजो ने भी बड़े प्रचार और छूट अभियान चलाए। इससे ऑर्डर संख्या भले बढ़ी, पर प्रति ऑर्डर लॉस और ओवरऑल अदर एक्सपेंसेस, रेंट, पावर, ट्रैवल आदि बहुत बड़े हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में अदर एक्सपेंसेस में भारी उछाल दिखा, जो कुल खर्च का बड़ा हिस्सा बन गया। बात सीधी है, स्पीड और डिस्काउंट के लिए भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर प्रति ऑर्डर मुनाफा ना हो तो पैसा जलता चला जाता है। 2022 में डंजो हर ऑर्डर पर औसतन 230 रुपए का घाटा झेल रहा था। मतलब 1 रुपए कमाने के लिए 8 रुपए खर्च हो रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये, डंजो के पास कोई CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही नहीं था। 6000 करोड़ वैल्यू की कंपनी बिना वित्तीय अनुशासन के चल रही थी, यानी प्रॉपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। 2023 में डंजो ने कर्मचारियों की सैलरी देरी की। कंपनी ने सैलरी डिफरल किए और कुछ मैनेजर/कर्मचारियों की सैलरी हाफ डिफर कर दी। साथ ही बड़े लेऑफ्स और रीस्ट्रक्चरिंग भी हुए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्कफोर्स में तेज कटौती हुई। यह कैश फ्लो की कमी और भरोसा टूटने का संकेत था। रिलायंस के पास 11,000 करोड़ की नकदी थी, फिर भी उसने डंजो को बचाने के लिए पैसा नहीं दिया। $75 मिलियन फंडिंग का वादा हुआ, लेकिन पैसा आया बहुत कम। नतीजा, कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही थी। गूगल समेत कई कंपनियों को डंजो पर पैसे बकाया थे। 600 करोड़ से ज्यादा की देनदारी चढ़ चुकी थी। साल 2023 में एक समय ऐसा भी आया जब फ्लिपकार्ट ने डंजो को खरीदने, अक्वायर करने की बातचीत शुरू की थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी अड़चन आई, रिलायंस की हिस्सेदारी और कंट्रोल। क्योंकि रिलायंस पहले ही डंजो में 25 से 30% तक की हिस्सेदारी ले चुका था और बोर्ड में उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था। इसलिए कोई भी बड़ी डील बिना रिलायंस की मंजूरी के मुमकिन ही नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट और डंजो के बीच वैल्यूएशन को लेकर मतभेद रहे।
फ्लिपकार्ट उतनी बड़ी वैल्यूएशन पर डील नहीं करना चाहता था जितनी डंजो और उसके निवेशक सोच रहे थे। ऊपर से रिलायंस और अन्य निवेशकों के बीच कंट्रोल और शेयरिंग को लेकर जटिलताएं भी थीं। आखिरकार ये डील कभी पूरी नहीं हो पाई और यही डंजो के लिए एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज या एक्विजिशन हो जाता तो शायद डंजो को दोबारा खड़ा होने का बड़ा मौका मिल सकता था। धीरे धीरे असली संकट दिखने लगा। सैलरी डिले होने लगी। एम्प्लॉइज ने लिंक्डइन पर ओपन लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो किसी ने कहा रेंट तक भरना मुश्किल हो गया। 3 सह-संस्थापक कंपनी छोड़ चुके थे। वेंडर्स और क्रेडिटर्स ने नोटिस भेजना शुरू किया। कबीर बिस्वास अकेले जूझ रहे थे, निवेशक ढूंढने और कर्ज चुकाने की कोशिश में। 250 डार्क स्टोर्स खट पर सिर्फ 7 रह गए, वो भी सिर्फ बैंगलोर में। कंपनी ने वापस अपना फोकस C2C पार्सल डिलीवरी और B2B लॉजिस्टिक्स पर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक वक्त था जब डंजो हर महीने 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करता था। आज उसका नाम सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गया। डंजो की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ आक्रामक मार्केटिंग और डिस्काउंट से कंपनी नहीं चलती। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सही लीडरशिप और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ तभी मीनिंगफुल है जब वो मुनाफे के साथ बैलेंस हो, और सबसे ज़रूरी, जब तक यूनिट इकोनॉमिक्स सही न हो तब तक स्केल अप करना आत्मघाती हो सकता है। अगर आपको डंजो की ये स्टोरी जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।